एक आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बेहतर एयर क्वालिटी पर कई सारे स्टार्टअप्स ने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स पर काम किया है। शायद यही वजह है कि फंडिंग विंटर के बावजूद पिछले साल क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज में लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ। इसी पर मैंने बात की मैसिव फाउंडेशन के शैलेश विक्रम सिंह और ऑस्टेरा एडवाइजर्स की वसुधा माधवन से। शैलेश, वसुधा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। शैलेश, क्लाइमेट टेक में हम सब जानते हैं कि काफ़ी समय से, सालों से काम हो रहा है और इनफैक्ट ये तो आपके एक्सेलरेटर का तीसरा साल है। तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? कैसे बिजनेसेस इस समय क्लाइमेट टेक में इवॉल्व हो रहे हैं? जैसे हमने शुरू किया 2020 के आसपास, तो मैं वसुधा से बता रहा था कि अभी तक हमारे इस एक्सीलेटर से करीब करीब 300 के आसपास स्टार्टअप हमने देख चुके हैं और अभी तक उन लोगों ने टोटल $450 मिलियन रेज कर चुके हैं। सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, काफ़ी तेज़ ग्रोथ हो रही है। कंपेयर टू कंज्यूमर टेक तो काफ़ी कम है, लेकिन तब भी अगर हम पूरे सारे सेक्टर्स को देखें तो अच्छा खासा पैसा क्लाइमेट टेक में जा रहा है। कंपनियाँ काफ़ी तेज़ बड़ी हो रही हैं, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव। वसुधा, ये बताइए कि क्लाइमेट टेक में रूल्स ऑफ द गेम खास तौर से सीड टू स्केल के लिए एक नॉर्मल कंज्यूमर टेक हो या फिर सैस कंपनी हो या फिर एआई कंपनियों में कितने डिफरेंट हैं? क्या यहाँ पर ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक क्लाइमेट टेक का एक अलग ही एक द रूल्स ऑफ द गेम आर डिफरेंट। सो क्लाइमेट टेक में क्या हो रहा है कि जो एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो रही हैं। जैसे एनर्जी बदल रहा है और मोबिलिटी बदल रही है। जैसे हम कार्बन को यूज़ करते हैं, अभी हम उसको डिफरेंट टाइप से एमिट करते हैं, अभी हम उसको यूज़ करेंगे। सो ऑल ऑफ दिस इसके वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेसेस का R&D से लेके स्केलिंग अप तक का जर्नी एक डिफरेंट रहेगा और इसीलिए पेशेंट कैपिटल की ज़रूरत है। और एक VC और ये कोई जो इक्विटी इन्वेस्टर है या डेट इन्वेस्टर है, उसके लिए जो जिस नजराने से उसको देखना है इस बिजनेस को, वो भी बदलना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी इस समय देखें तो सबसे ज़्यादा जो इनोवेशंस आए हैं वो मोबिलिटी की तरफ आए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आए हैं। ये इकोसिस्टम अब यहाँ से और कितना इवॉल्व होता आप देखेंगे? या एब्सोल्युटली, आई थिंक हमारे देश में सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ फंडिंग भी उन्हीं को गई है और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस भी वहीं हुआ है। ऑफ कोर्स एज अ कंट्री हमने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत प्रोग्रेस ऑलरेडी किया है, उसमें काफ़ी इक्विटी भी इन्वेस्ट हुआ है, डेट भी इन्वेस्ट हुआ है, बड़े कंपनीज हैं उसमें। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा रिलायंस होना चाहिए इन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसकी बिजनेसेस, उसके लिए यंग स्टार्टअप्स भी हैं जो उसका अलग तरीके से यूज़ करना या उसको अलग तरीके से डिप्लॉय करना, या उसके रिलेटेड, जैसे आज एक स्टार्टअप है जो सोलर पैनल के ऊपर एक कोटिंग बना रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ इकोसिस्टम स्टार्टअप्स, उनका भी अभी काफ़ी वो हो रहा है। लेकिन साथ में मोबिलिटी का बहुत बड़ा अभी इंडस्ट्री हैज़ बिकम क्वाइट बिग। सो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या वो इलेक्ट्रिक रिक्शा हो या इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल हो, 2 और 3 व्हीलर्स में हमारे देश ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन दिखाई है। एंड इसका रीज़न ये है कि इसके इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं और हमारे पूरे ग्लोबल तौर पे देखें तो इंडिया ही है जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर डिपेंडेंट कंट्री है और सबसे ज़्यादा इजी टू इलेक्ट्रीफाई। तो इसमें फंड रेजिंग भी हो रही है क्योंकि ये ज़्यादा स्केल अप भी हो रहे हैं कंपनीज। शैलेश, क्योंकि मोबिलिटी इनफैक्ट अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया अच्छी खासी चली है, चाहे वो थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, भारतीय बाजार में हम अपने एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये मोबिलिटी से एनर्जी का ट्रांजिशन अब शुरू होने लगा है क्या? जी हाँ, वो तो मतलब इसमें क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ है। जब हम भी मोबिलिटी बात करते हैं, जब भी हम क्लाइमेट सेक्टर की बात करते हैं, तो अगर हम सारे सेक्टर में देखते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट कितनी बड़ी है, छोटी है। क्लाइमेट में उल्टा है, क्लाइमेट में मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि जो सबसे गरीब तबका भी है वो भी बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया में मोबिलिटी तो है ही नहीं। तो आपके अब उससे क्या हुआ कि जब डिमांड आपकी बढ़नी शुरू हुई है तो उससे बैटरी के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। तो बैटरी के प्राइसेस मतलब 4-5 साल में ही, मतलब जब टेस्ला शुरू किया तब $1000 पर किलोवाट था, आज की डेट में वो $60 पे आ गया है, $60 या $70 पर किलोवाट पे आ चुका है। ठीक है, तो इस प्राइस पॉइंट पे एनर्जी स्टोरेज भी बहुत वाइबल हो जाता है और वो जो मोबिलिटी का इतना मैसिव जो यूज़ हो रहा है उसी की वजह से स्टोरेज भी वाइबल होते जा रहा है, क्योंकि सोलर स्टोर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टोरेज की है और स्टोरेज चूँकि अब आपको वाइबल होते जा रहा है तो सेम बैटरी सिस्टम आपके सोलर को पावर कर सकता है, पावर स्टोर कर सकता है और वही आपकी बैटरी को व्हीकल कर सकता है। वसुधा, आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, तो आपका प्लेटफॉर्म बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाने का काम करता है और उनके बीच में फिर इवेंचुअली वो फंडिंग का ट्रांजैक्शन हो ना हो। लेकिन ये बताइए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा VCs अब
पेशेंटली इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक होने लगे हैं, क्योंकि इन कंपनियों में एक दिक्कत है जो शायद हर टेक्नोलॉजी कंपनी में हो कि मिडवे डाउन द लाइन आप R&D से आगे आएँ तो वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी तो क्या होगा? क्या ये फियर्स अभी हैं? तो इसीलिए प्रूफ पॉइंट्स होने चाहिए या अडॉप्शन होना चाहिए कंज्यूमर के साथ, तो मार्केट में जब वो अडॉप्ट होने लगता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जैसे शैलेश ने बोला कि ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसके वजह से एक्चुअली स्पीकिंग कई लोगों को वो एसेट हेवी एसेट लाइट का भी डिबेट रहता है, और उसमें मेन चीज़ ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि इसके वजह से हम जैसे हम पूरे इंडस्ट्री को रीवायर करें, हमें इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी भी रीवायर करनी पड़ेगी, हमें अलग सोचना पड़ेगा कि ये बिज़नेस का जो सोल्यूशन ये बना रहे हैं इसमें वो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट वे में ना सोच के कि इसकी ग्रोथ डिस्पाइट बीइंग एसेट हैवी, इसकी ग्रोथ वैसे ही हो सकती है जैसे एसेट लाइट बिजनेसेस की होती है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर अ प्रेफरेंस फॉर एसेट लाइट, राइट? सो तो जो ग्रोथ कैसे हम दिखा सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स में भी कई स्टेजेस के निवेशक हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डीप टेक या R&D लेवल पे रिस्क लेते हैं, बट द की थिंग इज़ कि वैसे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स भी हमको चाहिए जो कि वैसे अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजीज़ पे बेट करें। आगे जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ती हैं तो उसके बाद आप R&D के साथ कस्टमर के साथ ट्रैक्शन देखते हैं, इन्वेस्टर मार्केट वैलिडेशन देखते हैं, उसके वजह से वो फिर बाद में बड़े पीसेस ऑफ कैपिटल आने लगते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ मेक्स द एंटायर वैल्यू चेन वर्क वेरी वेल। तो शैलेश, जो धारणा थी कि क्लाइमेट टेक कंपनी रेवेन्यू कमाने में बहुत समय लेगी, वो धारणा तो फिर ये आपकी कंपनियां गलत साबित कर रही हैं। यहाँ वास्तव में इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्लाइमेट वालों ने किया है कि जी हम लंबा बस कौन सी कंपनी में लंबा समय नहीं लगता है। मतलब आप हिंदुस्तान में जनरली ये कंपनी मैच्योर होने में 12 साल से 15 साल लेती है, यूएस में 8 साल लेती थी, बीच में फंडिंग से थोड़ा टाइम कंप्रेस हो गया था, बट स्टिल एक कंपनी सीड टू IPO 12 साल है। तो क्लाइमेट में भी है, मतलब आपके 12 साल में आई थिंक क्लाइमेट कंपनी आपकी जो मोबिलिटी कंपनी है वेरी इजली 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुकी होंगी, और एनी कंपनी जो 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर सकती है तो मेरे ख्याल से IPOable हो चुकी है, मार्केट में जा सकती है, तो टाइम उतना ही लग रहा है। ये एक मिथ आई थिंक जो क्लाइमेट फाउंडर्स हैं वो बहुत डिफेंसिव चल रहे हैं, मतलब दे आर रियली अपोलोजेटिक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, सो आई थिंक उन्हें अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, उन्हें मोर कॉन्फिडेंस के साथ को पिच करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं उसी पर वसुदास फिर आपसे सवाल आखिरी ये पूछने वाली थी, क्या नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है कि लोग नॉर्मली क्लाइमेट टेक को हाई इम्पैक्ट और इम्पैक्ट से ही गॉज करते थे, अब फोकस कितना ये रेवेन्यू कमा पाएंगी, प्रॉफिटेबल कितनी होंगी, उस पर ज़्यादा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ जो अभी क्लियर हो गई है इज़ दैट प्रॉफिट, देयर इज़ प्रॉफिट इन प्लैनेट फ्रेंडली बिजनेसेस। हम प्लैनेट कॉन्शियस फाउंडर्स हैं इसलिए हमने किया, ऐसा नहीं है। ये जो इनोवेशंस हुए हैं ये सबके लिए इकोनॉमिक फ़ायदा क्रिएट कर रहे हैं, कि जब आपने जो इनोवेशन और R&D करी और वो आपने बिजनेस सारे बिजनेस मैट्रिक्स आपने प्रूव कर दिए, तो फिर आपको अपोलोजेटिक होने की या किसी भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू मेड अ ऑल्टरनेट बिजनेस मॉडल विच वर्क्स इवन बेटर देन द ट्रेडिशनल इनकमेंट बिजनेस मॉडल। सो दैट इज़, वो हम उस टाइम पर हैं अभी जो बहुत सारे बिजनेसेस स्केल करके वो प्रूव करने लग रहे हैं। तो क्लाइमेट इज़ नाउ बिकमिंग समथिंग वेयर देयर इज़ प्रॉफिट, देयर इज़ इकोनॉमिक्स एंड देयर इज़ अ वेरी फेयर बिजनेस आर्ग्यूमेंट to be made। तो शायद समय आ गया कि छाती ठोक कर आप कहें कि हम क्लाइमेट टेक में हैं और हम रेवेन्यू भी अच्छा कमाएंगे और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।